नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत कृत ग्राम्य जीवन का काव्य संध्या के बाद। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का काव्य खंड, जिसका पाठ है 5वां सुमित्रा नंदन पंत संध्या के बाद। देखते हैं कवि का परिचय, जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। आपका जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी से तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद से हुई। युवावस्था में पहुंचने पर आप गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़कर स्वतंत्र लेखन करने लगे। साहित्य के प्रति आपके योगदान के लिए आपको कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। देखते हैं रचनाएं। काव्य है वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, युग, वाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण, किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। नाटक है रजत, रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना आदि। कहानियां और संस्मरण हैं 5 कहानियां, 60 वर्ष, 1 रेखांकन आदि। देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। पंत प्रकृति के कवि हैं। प्रकृति उनके लिए देवी माँ, सहचरी और प्राण थी। प्रकृति का चित्रण, आलम्बन, उद्दीपन, रहस्य, मानवीकरण आदि सभी रूपों में सफलता के साथ किया है। पंत जी कोमल कल्पनाओं के कवि हैं। यह कोमलता हमें नारी सौंदर्य निरूपण, प्रकृति के बुद्धि चित्रण, भाव निरूपण, जीवन की विविधताओं के चित्रण, भाषा एवं शब्द चयन और अलंकार व छंद योजना में स्पष्ट देखने को मिलती है। पंत जी की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द प्रयोग में आए हैं। इनके काव्य में छंद वैविध्य है। उन्होंने कुछ छंदों का स्वयं भी निर्माण किया है। अब देखते हैं कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना ग्राम्या में संकलित है। ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जोड़ना है। इस कविता में संध्या के समय गांव की वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। खेत से लौटते किसान, पशु पक्षी, वृद्धाओं और विधवाओं आदि का चित्रण हुआ है। दैनिक क्रियाकलापों के साथ साथ मानवता और संवेदनशीलता का भी संदेश कवि हमें देना चाहता है। कवि सोचता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो शोषण मुक्त, दरिद्रता रहित एवं कर्म तथा गुणों के आधार पर हो। जबकि ग्रामीण जीवन में साधनों की प्राप्ति न होना, गांव में दरिद्रता, उत्पीड़न एवं निराशा देखने को मिलती है और लोग इसे प्रकट भी नहीं कर पाते। कवि ने सभी पापों का कारण दरिद्रता को माना है। इसके लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था ही दोषी है। व्यक्ति की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। जब व्यक्ति की सोच और उसका कर्म समान होगा, तभी इस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ सकेगा। देखते हैं, जो पूरी कविता है, लंबी कविता है, उसको कुछ भागों में हमने बांटकर और उसकी व्याख्या की है। तो पहला भाग देखते हैं। सिमटा पंख साँझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम नेझर। ज्योति स्तंभ सा दस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जीर्ण विषलथ कैचुल सा, लगता चित कबरा गंगाजल। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा में संकलित कविता संध्या के बाद से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसमें कवि द्वारा ग्रामीण जीवन एवं उसकी कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में संध्या को कवि ने एक पक्षी के रूप में चित्र किया है। संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर लाली के साथ पेड़ की शाखाओं पर जा बैठता है। इसका अर्थ है कि सूर्य धीरे धीरे अस्त होता जा रहा है और सांझ की लाली कम होना शुरू हो गई है। यह लाली केवल पेड़ की ऊपरी ऊंची फुंगियों पर ही दिखाई देती है। इसके कारण
पेड़ के पत्ते ताम्र रंग के दिखाई दे रहे हैं, तांबे जैसे। तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरनों का जल सूर्य के पीले प्रकाश के कारण ताम्र वर्ण का दिखाई दे रहा है। सूरज के इस प्रकार छुपने का यह दृश्य मन को हरने वाला है। क्षितिज में डूबता सूरज, सूर्य का प्रतिबिंब नदी में प्रकाश स्तंभ के समान दिखाई जान पड़ता है। संध्या काल में नदी के जल पर पड़ने वाला सूर्य का प्रतिबिंब लहरों के उठने व गिरने के कारण चितकबरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो गंगा नदी के जल पर कोई बड़ा सा अजगर थका हुआ विश्राम कर रहा है। जब हम देखते हैं नदी के किनारे सूरज डूब रहा है, तो वो सूरज हमें, जो लाल रंग का सूरज शाम को दिखाई देता है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रकाश स्तंभ हो। लाइट हाउस होते हैं समुद्र के कोनों पर, उस तरह से उनको लग रहा है। और दूसरा, जो उसकी रोशनी नदी के लहरों पर पड़ रही है, तो वो कुछ हिलती डुलती सी लगती है, ऐसा लगता है कोई सर्प वहाँ अजगर है जो कि विश्राम कर रहा है। देखते हैं अगला पद, आगे की कविता देखते हैं। धूप छां के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पा कित, नील लहरियों में लोड़ित पीला जल रजत जलत से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से इसने पास में बंधे, समुज्वल अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति ध्रुव खोक खो बन गया लबोपल। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि नदी के तट पर संध्या के समय धूप छाई प्रकाश है, मतलब कुछ धूप कुछ छाया है, कुछ स्थान पर धूप कुछ स्थान पर छाया है। धूप छाई प्रकाश होने से हवा के चलने पर नदी किनारे की रेत सर्प के जैसी आकृति ले लेती है। नदी किनारे की जो रेत है उसमें बीच में लाइनिंग सी दिखाई देती है हमें रेत में, तो वो सर्पीली जैसी आकृति लगती है। नदी का नीला मथा हुआ जल सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने से पीले रंग का हो गया है। उस पर सफ़ेद बादलों की छाया पड़ रही है। रेत, नदी व वायु सदा से प्रेम के बंधन में बंधे रहे हैं, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वायु पिघल कर नदी बन गई है और नदी अपनी गति को खोकर छोटे छोटे बर्फ के कणों में धीरे धीरे परिवर्तित हो गई है। आगे है, शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता ले कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नव में उठकर करता नीराजन, तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि संध्या के समय मंदिरों में संध्या आरती होने लगी है। यहाँ शंख और घंटी बजते हैं, तो वहाँ नदी के किनारे लहरों में कंपन उत्पन्न होने, मंदिर के ऊपर रखा हुआ कलश भी सूर्य की लालिमा के कारण दीपक की लौ की भांति आकाश में ऊपर उठकर आरती करता सा जान पड़ता है। नदी के किनारे पर बूढ़ी विधवाएं बगुले के समान एकाग्रचित होकर जप ध्यान में मग्न हैं। उनका दुखी हृदय रोता है। उनका ये अदृश्य दुख नदी की धीमी धीमी धारा में बह जाता है। आगे है, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति से चित्रित, सोन खगों की भांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नव करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नव में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। व्याख्या। कवि कहता है कि दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती पंक्ति अंधकार की रेखाओं सी लगती है। इन पक्षियों की चहचहाहट शांत आकाश में गूंजती है। गोधूली के समय अर्थात संध्या के समय जब गाय घरों की ओर लौटती हैं, तो उनके खुरों से जो मिट्टी के कण उड़ते हैं वह सूर्य के प्रकाश में स्वर्णिम हो उठते हैं। स्वर्णिम धूल के कण ऐसे लगते हैं मानो बादल की किरणें जल गई हैं। ऐसे में पक्षियों का तेज स्वर आकाश में तीर के समान सनन सनन करता चला जाता है। लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत सलत डगधर, छिपे गिरोहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लौट पैंठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि संध्या के समय पक्षी और गाय घर को लौट रहे हैं। किसान भी पूरे दिन मेहनत करके थका मांदा घर को लौट रहा है। सभी अपने अपने घरों में जाकर छुप गए हैं। अंधकार हो जाने के कारण
उनकी छाया तक दिखाई नहीं पड़ती। गांव की पेट अर्थात बाजार से व्यापारी भी नाव में बैठकर नदी की दूसरी ओर अपने घर को लौट रहे हैं। कुछ व्यापारी ऊँट और साथ लिए आगे जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निसी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। विरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते, कुकर हुआ हुआ करते सियार, देते विषण निसी बेला को स्वर। ठंडों की सर्द रात है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। संध्या के धीमे प्रकाश में रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। इस अंधकार में सब कुछ डूबता सा लगता है। खेत बाग घर पेड़ नदियों के किनारे तथा लहरें सब के सब अंधकार रूपी विषाद में डूब गए हैं। रात्रि के इस विषादपूर्ण वातावरण में गाड़ी वाले गीत गाते हुए चलते हैं। रास्तों पर कुत्ते भी भौंक भौंक कर आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। सियार भी हुआ हुआ की आवाज करते हैं। इन सब के स्वरों से लगता है कि रात को भी मानो स्वर मिल गया है। आगे माली की मड़ई से उठ नभ के नीचे नभ सी धूमाली, मंद पवन में तिती नीली रेशम की सी हल्की जाली। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आवा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी। व्याख्या लिखते हैं। कवि कहता है कि संध्या के होते ही गांव के माली के घर से धुआं सा उठने लगता है। शायद घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई गई होगी। इससे निकलने वाली धुएं की लकीर हवा में ऐसे तैरती है मानो जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हो। गांव या कस्बे के दुकानदार रेशमी रोशनी के लिए बत्ती जलाकर बैठते हैं। दिया बत्ती बहुत कम रोशनी देती है। इसकी रोशनी ऐसी मंद जान पड़ती है कि रात के अंधेरे में मानो हिम का प्रसार ऊँग रहा हो। हिम के प्रसार से अर्थ है कि जिस प्रकार हिम का प्रसार हो रहा है उसी प्रकार सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात और लंबी होती मालूम पड़ती है। आगे है सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल। उमड़ रहा अंतर जग बाहर अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन जाग उठा उसमें मानव, ओ असफल जीवन का उत्पीड़न। कवि कहता है कि गांव के छोटे छोटे व्यापारियों को परचून की दुकान सकुची लगती हैं, छोटी लगती हैं, बहुत छोटी, क्योंकि उनमें सामान की बहुत कमी है। वह छोटी और छोटी होती चली जा रही हैं। संध्या के बाद के शांत वातावरण में दुकानदार के हृदय की बेचैनी और उसका आंतरिक दुख उमड़कर बाहर निकल रहा है। अन्य सभी ग्रामवासी भी दुखी व परेशान हैं। अंदर के मन में अपने छोटे होने की हीन भावना पैदा हो रही है। अगले ही क्षण उसमें मानवता की भावना भी जागती है, परंतु अब उन सब का जीवन बस दुख की कहानी बनकर रह गया है। दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। कवि कहता है कि ग्रामीणों का जीवन दीनता दुख बेइज्जती और घृणा के भावों से भरा है। सभी भूखे प्यासे हैं। कभी पूरी ना हो पाने के कारण उनकी इच्छाएं तक मर गई हैं। उनकी आमदनी बहुत कम है। इन सब कारणों से ग्रामवासी दरिद्रता का जीवन जीने को मजबूर है। गांव का दुकानदार निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है। उसकी बिक्री बहुत कम होती है। इस कारण वह पैसा कमाने के लिए सबसे बात बात पर झूठ बोलने को बेबस है। आगे है फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन। खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया घोर व्यवस्था का निज कारण। कवि कहता है कि गांव का छोटा दुकानदार सारे प्रयास करने के बाद भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। उनको पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े नहीं दे पाता और ना ही
उसका परिवार स्वस्थ रह पाता है। वह अपने परिवार के रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं बना पाता। उसके मन में न तो कोई सुख है और न ही वह परिवार के लिए धन कमा पाता है। उसके कंधे पर गर्म कपड़े की बनी गुदड़ी टली हुई है। उसका शरीर ठंड के कारण ठिठुर रहा है। वह सोचता है कि वह जीवन भर विफल ही रहा। यह सोचते सोचते उसके कंधे से गुदड़ी खिसक जाती है। वह अपने जीवन की व्यवस्थाओं के विषय में सोचने लगता है। वह सोचता है कि उसे वह सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती जो शहरी दुकानदार को प्राप्त होती है। गांव का यह दुकानदार घोर व्यवस्था का जीवन जीने को मजबूर है। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कवि कहता है कि गांव का छोटा दुकानदार यह सोचता है कि वह भी शहरी बनियों व्यापारियों की तरह बड़ा क्यों नहीं बन पा रहा। उसे भी महाजन बनने का अधिकार क्यों नहीं है, परंतु वह बड़ा नहीं पा रहा, इसका क्या कारण है। और उसे यह भी समझ में नहीं आता कि उसकी तरक्की आखिर क्यों रुकी हुई है। क्या यह संभव नहीं कि जो चलती आ रही व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो सके। पतन के कारण ही उसके जीवन में सुधार आ सकता है। जैसे जिसके कर्म और गुण हो उसी के अनुसार उसकी आमदनी और खर्चे का वितरण भी होना चाहिए। ऐसा जबकि ऐसा नहीं होता। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंकते जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का। जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। कवि कहता है कि ग्रामीण जन अपने अपने घरों में घुसकर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक जीवन अर्थात सभी लोगों के लिए समान सुविधाओं का वितरण लाया जाए। किस प्रकार सभी समान सुविधाओं का भोग करें। क्या ऐसा संभव है कि सभी लोग मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करें तथा जीवन के सभी सुख सभी को समान वितरित हों। ऐसे संसार में सभी जन शोषण से मुक्त हों और धन पर भी संपूर्ण समाज का समान अधिकार हो। यदि इस प्रकार की संसार में व्यवस्था परिवर्तन हो जाए तो सभी लोगों को सुखी व समृद्ध जीवन मिल सकेगा। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय। सुंदर हो अधिवास बसंतन, पश पर फिर मानव की हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की। जन का श्रम जन में बट जाए। प्रजा सुखी हो देश देश की, टूट गया वे स्वप्न वणिक का। कवि कहता है कि संसार में गरीबी ही सब पापों की जड़ है। लोगों के जीवन से पाप दुख व भय आदि मिटने चाहिए। लोगों को रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे सुंदर मकान, साफ सुथरे कपड़े और स्वस्थ शरीर मिल सके। इस प्रकार पशुता की भावना पर मानवता की भावना की विजय होगी। इस स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं होता। इसके लिए संसार की चलती आ रही परंपरा ही जिम्मेदार है। लोगों के मन दुखी व पीड़ित हैं। यदि लोग उनकी मेहनत का फल आपस में बांट लें तो सारे देश की जनता सुखी हो सकती है। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी। आध पाव आटा लेने लो, लाला ने फिर मारी। चीख उठा गुग्गू डालों में, लोग दिए द्वार पर। निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निंद्रा का अजगर। कवि कहता है कि गांव का छोटा दुकानदार अकेला बैठा संसार के सुख की कामना का सपना देख रहा है, लेकिन अपने सपने को व्यवहार में उतार नहीं पाता। तभी गांव की एक बूढ़ी स्त्री उससे आध पाव, लगभग 125 ग्राम होता है आधा पाव, अर्थात थोड़ा सा आटा खरीदने आती है तो वही दुकानदार आटा कम तोड़कर देता है। इसका अर्थ यह है कि जो स्वयं की दुखी होने से संसार के सुखी होने की कल्पना कर रहा था, वह उसकी असमान अर्थव्यवस्था के लिए स्वयं भी दोषी है। तो यह थी आज की कविता। देखते हैं क्या है इसमें विशेष। सांध्यकालीन प्रकृति का मनोहरी चित्रण किया गया है। संध्या काल के बाद के ग्रामीण जीवन की कठिनाइयां दिखाई गई हैं। मानवीकरण अलंकार का भरपूर प्रयोग किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम खड़ी बोली है। मुक्त छंद की कविता है। सुंदर बिंब विधान इसमें हमें देखने को मिलता है। तो यह थी
पंथकृत ग्राम्य जीवन का काव्य संध्या के बाद। आप देख रहे थे अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।